क्लास में हम लोग जो है थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस देख चुके थे। आपको आइसोकोरिक प्रोसेस बताया था, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन जीरो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू के बराबर आ जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या स्लो प्रोसेस होता है और बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगा। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें जीरो हो जाएगी। इसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा। वर्क डन बताया था पीवी P1 V1 ln V2 अपॉन V1 या nRT। अगर इसको V2 अपॉन V1 को प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो P1 अपॉन P2 ये इतना आ जाएगा। ठीक, बाकी इसको P1 V1 P2 V2 nRT कुछ भी लिखिए। ये आइसोथर्मल आपको बता दिया था। आइसोबारिक प्रोसेस बताया था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस बताया था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होगा तो Q इक्वल हो जाएगा NCP डेल्टा T, डायरेक्ट लगाइए। या आपको बताया था कि डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा W, जिसमें डेल्टा U तो हमारा NCV डेल्टा T होता है। डेल्टा ये W आ जाएगा P डेल्टा V या NR, यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा T, ये निकल के आ जाता है डेल्टा Q आ जाता है। फिर इसके बाद मैंने आपको आइडिया किया और इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस बताया था। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये बताया था, यही चल रहा था अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ये बताया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है ये फास्ट प्रोसेस होता है, नंबर एक फास्ट प्रोसेस। दूसरे नंबर पे इसमें हीट का एक्सचेंज जीरो होता है। इनसाइड की हीट आउटसाइड नहीं जाती, आउटसाइड की हीट इनसाइड नहीं जाती। थर्मस जो होता है अपना इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि थर्मस के अंदर जो वाल्स लगी रहती हैं अंदर कांच की, वो जिस भी चीज की लगी रहती है वो एडियाबैटिक वाल्स होते हैं। उसमें अगर आपने ठंडा पानी भर दिया तो ठंडक उसकी बाहर नहीं जा पाती, बाहर की गर्म वाली हीट उसके अंदर आकर के एंटर नहीं कर पाती, इससे वो आपका पानी या कोई भी चीज हो वो ठंडा का ठंडा रहेगा। या आपने चाय गर्म भर दी तो बाहर की गर्म वाली हीट बाहर नहीं जा सकती, एडियाबैटिक वाल्स लगी रहती हैं ऐसे। ये थर्मस के अंदर जो है ये वाल्स जो लगी रहेंगी ये एडियाबैटिक वाल्स लगे रहेंगे। तो ये ऐसे आपने गर्म चाय भर दी है तो इसकी हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर वाली हीट अंदर नहीं आएगी, इसलिए ये मेंटेन रहता है। वो भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा तो फिर जो है मतलब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कोई भी चीज आइडियल नहीं है। ठीक, माना जाता है कि आइडियल है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसे हीट एक्सचेंज नहीं होता, ये मान चले हीट का एक्सचेंज नहीं होता। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होता तो चाय बना करके नवंबर के महीने में रख दिए और मार्च तक पीते रहिए या और आगे तक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, दिन भर नहीं चल पाती, 2-4 घंटे चलती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं से लीक होता है, परफेक्ट एडियाबैटिक वाल्व्स नहीं रहती। कहने का मतलब ये परफेक्ट एडियाबैटिक वाल्व्स नहीं रहते, जिसकी वजह से, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि एडियाबैटिक वाल्व से लगाया जाता है कि हीट का एक्सचेंज ना होने पाए, लेकिन कुछ देर तक नहीं होता है बहुत, तो इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड थर्मस को बनाया जाता है कि हीट का एक्सचेंज ना होने पाए, जिससे वो हमको काफी देर तक। अब जो अच्छा मटेरियल यूज करता है, अच्छे एडियाबैटिक वाल्व्स लगाता है, यानी कह रही अच्छी कंपनी होती है, वो अच्छी कंपनी के नाम से जानी जाती है, अच्छी कंपनी अच्छा मटेरियल लगा देती है तो उसका थर्मस ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो ये फास्ट, इसमें डेल्टा Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा W हो जाएगा, या डेल्टा W इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा U हो जाएगा। माइनस डेल्टा W मैंने मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा। फास्ट प्रोसेस में मैंने साइकिल के टायर का एग्जांपल दिया था कि साइकिल का टायर अगर बस्ट हो जाता है, साइकिल हो, ट्रक हो, जीप हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, उसका टायर अगर बस्ट हो जाता है तो वहां पर क्या होगा, उसका जहां पे गैस भरी हुई है एयर के वॉल्यूम वो कंप्रेस हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं कंप्रेस हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो वर्क नेगेटिव में आ जाएगा, और टायर फटता है तो टायर बढ़ जाता है ना, डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, तो इसलिए वॉल्यूम का डिक्रीज होना इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव। या इसको इधर घुमा करके इधर कर दिया डेल्टा यू। मैंने आपको बताया था जहां पे टायर बस्ट होता है उसको आप टच करेंगे तो आपको ठंडक फील होगा वहां पर, क्योंकि वहां का टेम्परेचर गिर जाता है। तो डेल्टा यूज कट होता है NCV डेल्टा T, NCV कांस्टेंट हो गया। ठीक है, डेल्टा T ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा T ही नेगेटिव आएगा, यानी फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी जहां वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा वहां टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, इसलिए डेल्टा U नेगेटिव में आता है। तो कहने मतलब जहां पर एडियाबैटिक प्रोसेस होगा वहां पर टेम्परेचर गिर रहा होगा, यानी टायर बस्ट होगा तो उसको आप टच करेंगे तो वो आपको ठंडक फील होगा। ठीक, फिर इसमें हमने लॉ निकाल के दिया पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, T इंटू वी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये लॉ निकाल के दिया।
वर्क डन बताया आपको P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यही हो जाएगा NR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। यह इक्वल हो सकता है माइनस NR, ये हो जाएगा डेल्टा T डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। या इसको लिख सकते हैं NR डेल्टा T 1 माइनस गामा। इस माइनस साइन को भी हटाना हो तो इसको 1 माइनस गामा कर लो, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए खत्म हो जाएगा NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। या इसको गामा माइनस 1 लिखना हो तो यहाँ माइनस लगा के लिखिए। अगर कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे यह है NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1, फिर डेल्टा T इसको नहीं लिख सकते हैं, तो डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, तो अब देखिए हम लोगों का टॉपिक यही चल रहा था, यहाँ तक जो है हमने आपको कराया था। अब देखते हैं देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पीवी की पावर गामा इक्वल टू अगर कांस्टेंट है, इसमें पी और वी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, वी इधर पी इस तरफ, तो ये ग्राफ भी ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आएगा। टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टी वी की पावर टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, टी इंटू वी की पावर गामा माइनस 1, ये इक्वल टू कांस्टेंट। इसका भी अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ पर टी इस तरफ और वी इस तरफ, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ये भी जो है ग्राफ ये इसी तरीके से निकल क्या आएगा, टी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा ये इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे टी पी इधर टी इधर पी इस तरफ, इसका ग्राफ इस तरीके से निकल के आएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर देखिए पीवी इक्वल टू कितना होता है, एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू पीवी इक्वल टू ये हो जाएगा एनआरटी, ये इतना जाएगा पीवी इक्वल टू एनआरटी। और हमको जो है यहाँ पर अगर हम देखिए पी और पीवी पावर गामा ये इक्वल टू कांस्टेंट, मैंने आपको बताया पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और रो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी बराबर हो जाएगा। यहाँ अगर रख देंगे एम अपॉन रो की पावर गामा ये इक्वल टू इसकी पावर गामा, ये हो जाएगा पी अपॉन रो की पावर गामा ये इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें भी पी और रो के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, पी इधर रो इस तरफ रो इस तरफ, अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ ये ऐसे ही है। ठीक, तो ये आप इनको ग्राफ को ध्यान में रखिएगा। तो ये इतना आपको बता दिए। तो अब हमने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस बता दी। एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अगला प्रोसेस हम लोग देखते हैं साइक्लिक प्रोसेस। चलिए देखिए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस उसको बोलते हैं गैस जहां से स्टार्ट हो, डिफरेंट पॉइंट से होते हुए फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, तो साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। यानी इसका ग्राफ भी जो स्टार्ट करेंगे, ग्राफ चाहे वो ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, कुछ भी होगा, वो आप डिफरेंट पॉइंट पर जाते जाते एंड में कहाँ जाएंगे, जहां ग्राफ स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वो कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। साइक्लिक प्रोसेस जो होगा, ग्राफ जहां से स्टार्ट होगा, डिफरेंट पॉइंट से होते हुए फिर ओरिजिनल पॉइंट पे आकर के पहुंच जाएगा, तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। यानी यूं कह लीजिए, जहां से अगर साइक्लिक प्रोसेस, जहां से गैस का कंप्रेशन या एक्सपेंशन जो भी स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट उसको स्टेट से पार करते हुए फिर ओरिजिनल स्टेट पे ला दिए, तो कहलाएगा साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस हो गया, जिस जगह चला उसी जगह पे आ गया, तो इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है। तो जितनी इंटरनल एनर्जी इनिशियल थी वही इंटरनल एनर्जी फाइनल हो जाएगी, वही इंटरनल एनर्जी फाइनल हो जाएगी।
तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा, इसमें डेल्टा यू 0 आ जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस की सबसे मेन चीज इसमें पहला कॉन्सेप्ट डेल्टा यू इक्वल टू 0। अब डेल्टा क्यू इक्वल हो जाता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा यू 0 हो गया, डेल्टा क्यू बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। डेल्टा क्यू इक्वल हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब देखिए डेल्टा इसका ग्राफ बनाएंगे तो मैंने आपको बताया ग्राफ ये इस तरीके से है, डिफरेंट पॉइंट से होते हुए पीवी ग्राफ है, पीवी हो पीटी हो कुछ भी हो, यहाँ पर ऐसे डिफरेंट पॉइंट से होते हुए फिर यहाँ से स्टार्ट किया ए बी, मान लीजिए इधर पहले गैस का एक्सपेंशन हुआ फिर ये कंप्रेशन हो गया, जहाँ से गैस चली थी ए पॉइंट से उसी पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक, तो इसमें वर्क डन निकालना होगा। एरिया अंडर पीवी कर्व मैंने आपको बताया था वर्क डन होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व आपको बताया था वर्क डन होता है। यहाँ पर वी इधर पी इस तरफ, अगर यहाँ पर एरिया अगर देखिए जैसे अगर ये क्लॉकवाइज होगा, या आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ वर्क डन पढ़ाते वक्त, वर्क डन में पढ़ाते वक्त बता चुका हूँ वहाँ पर, अगर ये क्लॉकवाइज होगा जैसे क्लॉकवाइज हो, ठीक, क्लॉकवाइज में जैसे यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ रहा है और इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, इस वाले ग्राफ का एरिया सबसे कम होगा, इस वाले ग्राफ का एरिया सबसे कम होगा, इस वाले ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा होगा, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसका वर्डन 0 आ जाएगा। तो पहले इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव में वर्डन आएगा, यहाँ वॉल्यूम घट रहा लेकिन नेगेटिव में आएगा, तो ये नेगेटिव में कम है वो पॉजिटिव में ज्यादा है। जब ऐड करेंगे तो अपने आप सब्ट्रैक्ट होकर के जो है पॉजिटिव साइन आ जाएगा। यानी कहने मतलब ये क्लॉकवाइज अगर होगा, आप इसे ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज अगर होगा तो इसमें वर्डन क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज में वर्डन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद जो अगर यहाँ पर देखें, अगर ग्राफ ऐसे यहाँ पर ये पी इधर वी इस तरफ, यहाँ पर अगर ग्राफ ये ऐसे आ जाए, मान लो रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर रेक्टेंगल ये ले लिया ऐसे, यहाँ पर ये ए बी सी डी, ये यहाँ पर ये आ जाएगा ए बी सी डी, ये ए बी सी डी ये दे रखा है पीवी ग्राफ, ये हमने क्लॉकवाइज ले लिया, क्लॉकवाइज तो इसमें ले चुके थे, क्लॉकवाइज इसको नहीं लेना, इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। ये अब जो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर लेंगे यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज अगर ले लिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज ये बी पॉइंट ये है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, वर्क डन निगेटिव आएगा। फिर देखें यहाँ पर इसी चीज को अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम हमने इधर लिया, अगर वॉल्यूम आपका एक्स एक्सिस पे होगा, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होगा, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होगा, और फिर अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, तब वर्क पॉजिटिव आएगा। वॉल्यूम अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव आएगा प्रोडक्ट। अब वॉल्यूम अगर हमने इधर ले लिया, वाई एक्सिस पे ले लिया, पी इधर ले लिया, अब जो है अगर यही ग्राफ अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, अगर इसको हम क्लॉकवाइज लेते हैं, देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक गए तो वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम ये इतना है, फिर फाइनल वॉल्यूम ये इतना, फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम घट रहा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या ज्यादा है, इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा भी निगेटिव में आ जाएगा। इसमें अगर क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज वर्क क्या होगा, ये निगेटिव आ जाएगा, क्लॉकवाइज वर्क निगेटिव आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वी इधर पी इस तरफ, वी इस तरफ, पी इस तरफ, यहाँ पर जो है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, वॉल्यूम हमने किधर ले लिया, वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम हमने किधर ले लिया, वाई एक्सिस पे, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा, वर्क डन। देखिए वहां पे एंटी क्लॉकवाइज वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है तो वर्क डन निगेटिव आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज में वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक, और ये पूरा एरिया निकालिए,
ये पूरा एरिया अगर आपने निकाल लिया तो ये इतना वर्क डन हो जाएगा। अगर ये ट्राइंगल का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो जो कर्व होगा उसके अंदर का एरिया लिया जाएगा उसके, क्योंकि देखिए एरिया निकालेंगे इसका, ये वॉल्यूम एक कर्व ये है, इसका जीरो, फिर इसका निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम इसका जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम ये कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। फिर ये वाला ग्राफ है, इसका एरिया पूरा ये इतना निकाला जाएगा, यहाँ से यहाँ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अब ये एरिया यहाँ से यहाँ तक निकाला जाएगा। फिर ये वाला ग्राफ है, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक निकाला जाएगा, ये वॉल्यूम घट रहा है, ये नेगेटिव में वर्क डन आएगा, ये पॉजिटिव में यहाँ से यहाँ तक आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अपने आप नेगेटिव में हो जाएगा, अपने आप ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। तो मतलब अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा लेकिन ओवरऑल वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज ज्यादा है, तो ये आपका वर्क डन। तो वर्क डन जो निकल के अब चाहे ये एरिया पूरा निकालो, ये एरिया निकाल के माइनस करो, या सिर्फ यही इतना एरिया निकाल लो, आना इतने ही। मेरा कहने का मतलब आपको समझाया कि ये यहाँ से जब ये इस ग्राफ के एरिया निकालते हैं यहाँ तक निकाला जाएगा, इसका निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐड करेंगे, तो ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये माइनस में आ रहा है, तो इस पूरे में से इतना माइनस हो जा रहा है, तो बचा कितना, इतना। तो आप डायरेक्ट ही कर्व का एरिया निकालेंगे जो भी रहे, ट्राइंगल रेक्टेंगल जैसे भी रहे उसका एरिया पूरे निकालिए। साइक्लिक प्रोसेस में ट्रेपेजियम रहे, ट्रेपेजियम के एरिया निकालिए, तो डायरेक्ट वही उतना वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक, अगर सर्कल मान लिया आ गया, सपोज के लिए ऐसा आ गया, सर्कल पार्ट में आ गया, देखिए अगर मान लीजिए सर्कुलर पार्ट लेते हैं, ये ऐसे, ये एक्स में एक कॉलम ऐसे दे रखा, वॉल्यूम इधर, पी इधर ले लिया, और ये ऐसे, ये पी है, ठीक, ये सर्कल बना दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये इतना वॉल्यूम कितना रहेगा, कुछ दिए रहेगा, V1 मान लो फिलहाल, V के टर्म में, यहाँ पर V2 मान लो, यहाँ पर ये ऐसे, इसको P1 मान लीजिए, यहाँ पर ये इतना P2 मान लीजिए। अगर ये क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज ऐसे, वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम इधर होगा, अगर क्लॉकवाइज लेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, वॉल्यूम अगर तो वर्क डन तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो वॉल्यूम इधर है, वॉल्यूम इधर नेगेटिव आ जाएगा। फिलहाल हम क्लॉकवाइज बना दिए, हमको इसका ये वर्क डन बताना, क्या बताना, वर्क डन। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि ये पूरा एरिया निकाल दिया, पूरा एरिया सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, एरिया सर्कल, एरिया सर्कल कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यह ए इक्वल हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह d/2 होता है, d/2 होल स्क्वायर, ये पाई इंटू डी डिवाइडेड बाई 4, ये इतना वर्क डन हो जाएगा। अब इसमें देखिए इधर वॉल्यूम, इधर मीटर, इधर ये प्रेशर, इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है, उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो डायमीटर तो अगर मान लो अगर कोई सर्कल लेते हैं, अगर हम x और y लेते हैं, अगर ऐसे x इधर लेते हैं, y इस पर लेते हैं, इधर ये मीटर में रहता है, इधर ये मीटर में रहता है, कोई फर्क ना पड़ता है, दोनों तरफ मीटर मीटर रहता है, ठीक है, दोनों तरफ मीटर मीटर रहता है। अब यहाँ पे क्या है, π/4, अब इधर का एक वॉल्यूम मीटर क्यूब में, उधर का, और ये डिस्टेंस जितनी होगी उतने डिस्टेंस ये होनी चाहिए, लेकिन यूनिट भी बराबर होनी चाहिए, यूनिट तो बराबर है नहीं, यूनिट इसकी बराबर है नहीं, इसलिए एक डायमीटर इधर का रखिए, एक डायमीटर इधर का, तो अपने आप सही हो जाएगा। ये हो जाएगा π/4, इधर का डायमीटर जो आ जाएगा V2 - V1, और इधर का ऊपर वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा P2 - P1 इधर का। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक P2 है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक P2, और ये कितना है, P1 है, ये कितना आ जाएगा P2 - P1, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक V2 है, इतना V1, ये इतना V2 - P1, ये इतना वर्क डन
निकल करके ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कहीं भी अगर वर्क आएगा निकालने के लिए तो वर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है एक प्रोसेस मैंने आपको बताया था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है जनरल प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ये कैसा प्रोसेस है? जनरल प्रोसेस। पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, इससे आप कोई सा प्रोसेस निकाल सकते हैं, इससे आप कोई सा प्रोसेस बना सकते हैं। जैसे ये सब कुछ डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पर। अगर एन की वैल्यू 0 ले लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? p इंटू वी पावर 0 इक्वल टू कांस्टेंट। किसी की पावर 0 1 होता है, p इक्वल टू कांस्टेंट। ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। अगर n की वैल्यू इसमें 0 कर देंगे तो कैसे प्रोसेस आ जाएगा? तो ये आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, अगर n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1, तो ये pv इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब pv इक्वल टू कांस्टेंट या p प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v, यानी बॉयल्स लॉ फॉलो करेगा। यानी क्या निकल के आ जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा यानी कौन सा लॉ बन जाएगा? ये आइसोथर्मल बन जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस कब बनेगा? जब n की वैल्यू 1 ले लेंगे, n की वैल्यू 0। तीसरे नंबर पर अगर n की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी ले लें n की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी, तो क्या बन जाएगा? तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस बन जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे होगा? आप देखिए, pv पावर n इक्वल टू कांस्टेंट है, इसमें 1 अपान n ले लीजिए दोनों तरफ, तो ये 1 अपान n ये आ जाएगा। v पावर 1 अपान n करो, v पावर n है तो इसका 1 अपान n करिए तो n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा v पावर n। अच्छा, v पावर ये हो गया pv पावर n, तो इसका 1 अपान n, इसका 1 अपान n, pv इक्वल टू आ गया कांस्टेंट आ गया, और v की वैल्यू, ये n की वैल्यू जो है यहाँ पर pv की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम दोनों तरफ 1 अपान n ले लेते हैं, ये 1 अपान n, तो ये p की पावर 1 अपान n, इसका पावर 1 अपान n करेंगे तो ये इतना कांस्टेंट निकल करके आ जाएगा। और हमको लेना है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाना चाहिए, मतलब इसमें ऐसा कुछ आए कि इसमें ये 1 अपान n, p की पावर 1 अपान n इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, p की पावर, अब वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे होगा? ये p, हमको ये वॉल्यूम कांस्टेंट निकल के आए, ये वॉल्यूम कांस्टेंट तभी हो सकता है p की पावर 1 अपान n, ये इक्वल टू अगर हो जाए, हम यहाँ पर जो है तो ये 1 अपान n, यानी अगर हम कोई ऐसा टर्म लें, दूसरा टर्म लें, p की पावर 1 अपान n, ये इक्वल टू यहाँ पर हो गया p की पावर, हमें वॉल्यूम यानी ये टोटल वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए? ये अगर वैल्यू 1 आएगा, ये वैल्यू 1 आएगा, तभी जो है क्या कहते हैं, ये वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आएगा। अब ये वैल्यू 1 कैसे आ सकता है? ये वैल्यू 1 ऐसे आ सकता है p की पावर 1 और ये वैल्यू 1 है, और यहाँ पर p की पावर ये कितना कर दें? अगर 0 कर दें, p की पावर 0, तो p की पावर 0 अगर हो जाए, p की पावर 0, तो यहाँ पर p की पावर 0 अगर हो जाएगा तो 1 अपान n, ये इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 अपान n इक्वल टू 0, इसका मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपान 0, 1 अपान 0 इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब ये अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी अगर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो n की वैल्यू अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी हो गया, यानी 1 अपान n इक्वल टू 0, 1 अपान n पूरा, अगर ये 1 अपान n पूरा 0 आ गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट बच गया, वॉल्यूम कांस्टेंट बच जाएगा तो कैसा प्रोसेस हो जाएगा? तब ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। यानी आइसोकोरिक प्रोसेस होने के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस होने के लिए यहाँ पर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होने के लिए, यानी p की पावर 1 अपान n इक्वल टू हो जाएगा p की पावर 0। अगर ये p की पावर 0 हो गया, ये बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर करेंगे तो 1 अपान n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1 अपान 0, यानी n इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटी। हमको n देखना था, n कितना आएगा, ये आ जाएगा। तो इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए n इक्वल टू इन्फिनिटी, और आइसोबारिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए n इक्वल टू 1, आइसोबारिक के लिए जो है n इक्वल टू 0। अब अच्छा, अगर देखिए एडिवेटिव प्रोसेस, यहाँ पर एडिवेटिव प्रोसेस के लिए अगर n की वैल्यू गामा के बराबर हो जाए, n की वैल्यू
गामा के बराबर हो जाएगा, एन की वैल्यू गामा के बराबर हो जाएगा, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। अब पी वी पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। अब अगर एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक अगर प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता ही, पी वी पावर गामा ये इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबेटिक का लॉ है। तो अगर एन की वैल्यू गामा के बराबर हो जाए तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इसमें हमको वर्क डन अगर निकालना होगा तो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, n की जगह हटा के गामा की जगह हटा के n रखो, गामा माइनस 1 होता है ना, n माइनस 1, यही हो जाएगा nr डेल्टा t 1 माइनस गामा, या माइनस nr डेल्टा t डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो जो भी रखना हो ये रखिए। ये मैंने आपको बता दिया, एक जनरल प्रोसेस बता दिया, जनरल प्रोसेस, ये जनरल प्रोसेस है पी वी पावर एन इक्वल टू, इससे कोई सा भी प्रोसेस निकाला जा सकता है। ये आपको मैंने निकाल कर क्या बता दिया, ठीक। अब देखिए आगे जो आएगा, देखिए मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस, देखिए मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है 5/3, यानी होता है 1.67। डायएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, डायएटॉमिक गैस के लिए, डायएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है 7/5, ये कितना हो जाएगा 1.4। और पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, पॉली और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना हो जाएगा 1.33, ठीक। ये आ गया। अब यहाँ पर जो है इस जगह पर, यहाँ पर देखिए अगर आपको ग्राफ ऐसे दिया हो, यहाँ पर ग्राफ ऐसे, ये P इधर B, ठीक। अगर ग्राफ ऐसे दे रखा हो, ये ऐसे यहाँ पर, अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज्यादा स्लोप इसका है, इसका और कम है, इसका स्लोप और कम। स्लोप मतलब जैसे ये लाइन आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ये स्लोप हो गया, ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली और ऐसे आ जा रही है, ये देखिए और कम आ गया। फिर ये वाली लाइन जो जा रही है लास्ट में, ये एकदम ऐसे जा रही है, ये ऐसे, तो ये और कम आ गया ऊपर वाले। तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसकी गामा की वैल्यू ज्यादा होगा। गामा की वैल्यू किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर मोनोएटॉमिक गैस कितना है 1.67, गामा की वैल्यू किसकी है, डायएटॉमिक गैस कितना है 1.4, पॉलीएटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस कितना है 4/3, ये इतना निकल गया, ठीक। तो ये इतना आ गया है, यहाँ पर ये आ गया P V, ये इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए गामा की वैल्यू जो है यहाँ पर ये इतना आ गया 1.33, ये सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा ये है मोनो की, डाई उससे कम, ट्राई उससे कम। तो मोर वर्टिकल ग्राफ, जिसका ज्यादा वर्टिकल ग्राफ होगा, ये वर्टिकल ज्यादा है, ये इससे कम, ये इससे कम, जिसका ज्यादा वर्टिकल ग्राफ होगा, ठीक है, हाई मोर, उसकी गामा की वैल्यू हायर होगी। मोर वर्टिकल ग्राफ गिव्स, more vertical graph gives higher value of gamma, more vertical graph gives higher value of gamma। तो ये क्या हो जाएगा, हायर वैल्यू किसकी होती है, ये मोनो हो गया, ठीक, ये डाई हो जाएगा, ये आपका ट्राई और पॉलीएटॉमिक गैस, ये इतना हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये इससे चीजें बता दिया। अब हम आगे देखते हैं इसमें स्लोप्स क्या होते हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग स्लोप्स जो देखते हैं, आइसोथर्मल स्लोप क्या है, एडियाबेटिक स्लोप क्या है, ये देखते हैं। और तो ये देखिए
देखिए अब स्लोप देखें, स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता है tan एंगल m = tan थीटा या dy/dx। स्लोप आपको पहले भी बताया जा चुका है कि स्लोप बराबर क्या होता है, एंगल होता है झुकाव, ये कितना होता है tan थीटा है या dy/dx। अगर y और x के बीच में है तो y और x ग्राफ है तो ये इतना स्लोप हो जाएगा, ठीक, dy/dx निकाल दिए। यहाँ पर आइसोथर्मल कर्व के लिए देखते हैं हम लोग, आइसोथर्मल कर्व के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, पीवी की इसमें लॉ क्या आता है, पीवी पर इक्वल पी इंटू वी बराबर कांस्टेंट, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ प्रेशर वॉल्यूम वेरी करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम वेरी करेगा, प्रेशर वॉल्यूम ठीक वेरी करेगा, और बाकी कांस्टेंट टेम्परेचर वगैरह सब नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कांस्टेंट, तो ये दोनों वेरी करेगा, पी इंटू डीवी प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, पी डीवी प्लस, पहले p को ऐसे रखिए dv, v को डिफरेंशिएट करिए, फिर v को ऐसे रखिए, p को डिफरेंशिएट करिए dp, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पर v इंटू dp, ये छोड़ हो जाएगा माइनस p इंटू dv, यहाँ dp अपॉन dv, ये छोड़ हो जाएगा माइनस p बाई v। जैसे y और x में ग्राफ है dy/dx आएगा स्लोप, p और v में ग्राफ रहेगा ऐसे p और v में, यहाँ पर y और x में dy/dx, तो p और v में क्या आ जाएगा dp/dv, ये इतना निकल गया, dp/dv कितना आएगा माइनस p बाई v, ये स्लोप आ गया dp/dv, ये आइसोथर्मल स्लोप हो गया, आइसोथर्मल ठीक स्लोप, ये कितना हो जाएगा माइनस p बाई v। एड ये इसका स्लोप निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, स्लोप, तो स्लोप कितना आ जाएगा, ये इतना आ गया माइनस p बाई v, ये आ गया आइसोथर्मल का, ठीक। एडियाबेटिक कैसे तरीके से हम देखें, एडियाबेटिक उसमें भी dp/dv निकालना पड़ेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में इसका भी स्लोप निकालना है, यानी dp/dv। लॉ क्या होता है, pv पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट p इंटू v, यहाँ भी p और v दो ही वेरिएबल, तो पहले p को ऐसे रखे जैसे उसमें रखे थे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, गामा इंटू v पावर गामा माइनस 1 इंटू dv प्लस v की पावर गामा को ऐसे रखे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dp, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। हमको dp/dv निकालना, तो dp को इधर रखिए, इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, इंटू v की पावर गामा माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे d इंटू dv, ये और dv को इधर ले लिए, तो ये dp/dv, और इसको इधर ले लिए माइनस p इंटू गामा इंटू v की पावर गामा माइनस 1 अपॉन v की पावर गामा, ये हो जाएगा dp/dv, ये इक्वल हो जाएगा माइनस p इंटू गामा, इसको लिख सकते हैं v की पावर गामा माइनस 1, इसको लिखा v की पावर गामा अपॉन v की पावर माइनस 1, तो ये इंटू v की पावर माइनस 1, तो नीचे ले लेंगे, ये भी आ जाएगा इंटू v की पावर गामा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ dp/dv जो निकल के आ जाएगा ये भी है dp/dv, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस गामा टाइम्स p/v, ये इतना आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स p/v, यानी dp/dv ये एडियाबेटिक प्रोसेस का जो आ जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस का माइनस गामा इंटू p अपॉन v, माइनस गामा p बाई v, ये इतना निकल कर जाएगा। आइसोथर्मल स्लोप जो आएगा, आइसोथर्मल स्लोप माइनस p बाई v, एडियाबेटिक स्लोप देखिए माइनस p बाई v, और एडियाबेटिक स्लोप जो है ये माइनस p बाई v में गामा से मल्टीप्लाई है, माइनस p बाई v में गामा से मल्टीप्लाई है, यानी अगर जैसे ये जितना -2 आएगा इसमें किसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो -2 में तो -6, कहने का मतलब ये निगेटिव में ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा होगा, वो -p/v है, ये -p/v तो है लेकिन इसमें गामा से और मल्टीप्लाई है, यानी ये निगेटिव में ज्यादा रहेगा, तो निगेटिव में स्लोप जिसका ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक कर्व होगा। कर्व कैसे पहचानोगे, निगेटिव में स्लोप जिसका ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक, और उसके बाद जो है निगेटिव में स्लोप ज्यादा एडियाबेटिक, और उसके बाद जो है नेगेटिव में स्लोप कम आइसोथर्मल। नेगेटिव में स्लोप ज्यादा, नेगेटिव में स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में कम है, ये नेगेटिव में कम है, नेगेटिव में कम है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू इसकी ज्यादा है। जैसे अगर देखिए यहाँ पे -2 है, -3, -2 -4 है, मान लेते हैं ये -4, ये नेगेटिव में ज्यादा है ना, ये नेगेटिव में ज्यादा, ये नेगेटिव में कम है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, -2 -4 से बड़ा है, यानी अगर देखा जाए पॉजिटिव में, अगर देखेंगे पॉजिटिव में जिसका स्लोप ज्यादा होगा, पॉजिटिव में जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो आइसोथर्मल होगा,
और निगेटिव में जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबेटिक होगा। बात समझ में? देखिए यहाँ पर ये निगेटिव में मान लो -2 है, ये निगेटिव में -4 है, तो ये मैं कह रहा हूँ निगेटिव में जो ज्यादा होगा एडियाबेटिक होगा, निगेटिव में जो कम होगा वो आइसोथर्मल होगा। इसका मतलब ये निगेटिव में जो कम है ये वैल्यू -2 -4 से बड़ी है, ये -2, यानी ये स्लोप अगर पॉजिटिव एंगल से देखा जाए तो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन अगर निगेटिव में इसकी वैल्यू सिर्फ ज्यादा है, निगेटिव में वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी छोटी नंबर है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं निगेटिव में, और इसके निगेटिव स्लोप, इन नेगेटिव स्लोप, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, इन नेगेटिव स्लोप देखिए यहाँ पर इन नेगेटिव स्लोप, इन नेगेटिव स्लोप, इन नेगेटिव स्लोप एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व आर मोर स्टीपर, मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, देन आइसोथर्मल कर्व। एडियाबेटिक कर्व का स्लोप नेगेटिव में ज्यादा होगा आइसोथर्मल से। देखिए ये भी है, ये इधर, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक, यहाँ से आ रहा है, ये ऐसे, ये इस तरीके जा रहा है। अब इसका स्लोप अगर देखिए टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे, ये आएगा, और इसका टेंजेंट अगर ड्रा करेंगे तो इसका टेंजेंट, इसका स्लोप इतना आ रहा है, इसका स्लोप इतना आ रहा है, ये ज्यादा दिख रहा है, और ये नेगेटिव में है, नेगेटिव लाइन है, इधर से ड्रॉ करेंगे, इधर से एंगल आएगा तो इधर से एंगल नेगेटिव ले जाता है, तो यानी कर्व कौन सा होगा, ये एडियाबेटिक हो जाएगा। ये कर्व कौन सा हो जाएगा, ये एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व, ठीक। ये कौन सा कर्व कहलाएगा, ये कहलाएगा आइसोथर्मल कर्व कहलाएगा। इसमें इधर भी इस तरफ, इसमें आपको वॉल्यूम बढ़ भी रहा है, इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें वॉल्यूम घट रहा है, इसमें जो है, तो अब जो है, अब देखिए, अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखते हैं, अगर इसी ग्राफ को हम ऐसे बना दें, वी इधर इस तरफ, ठीक, अगर यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे ले लें, ये इस तरीके से, यहाँ पर अगर ऐसे ले लिया जाए, ठीक, अगर इसको, इस ग्राफ को अगर ऐसे बना दिया जाए, तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये वॉल्यूम क्या होगा इसमें, अगर ये एरो इधर लगा दिया, इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव साइन देगा, ये भी नेगेटिव साइन देगा, नेगेटिव साइन देगा। अब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव, ये, अब आप देखिए यहाँ पर कर्व, टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, अब आपका ये हो जाएगा, वॉल्यूम घट रहा है, ये आपका आइसोथर्मल आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और ये कर्व क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए इसका ग्राफ हम ऐसे देखते हैं, इस तरीके से, यहाँ पर इसका ग्राफ तो ऐसे भी देखा जा सकता है ना, यहाँ पर अगर इसका ग्राफ इस तरीके से बना दिया जाए, यहाँ पर, ठीक, मान लीजिए ग्राफ इसका ऐसे दो स्लोप बना दिए, एक ऐसे बना दिया जाए, एक ऐसे बना दिया जाए, तो इसमें अगर इसका स्लोप देखिए ये ऐसे, इसका स्लोप कम आएगा, पॉजिटिव में इसका स्लोप जो है, पॉजिटिव में इसका स्लोप ज्यादा आ जाएगा, ये इसका स्लोप पॉजिटिव में देखें तो ये ज्यादा आ रहा है, ये पॉजिटिव में स्लोप ज्यादा जाएगा, तो ये कौन सा कर्व हो जाएगा, आइसोथर्मल, ये कौन सा कर्व हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। पॉजिटिव में तो ये कम है, पॉजिटिव में, और ये पॉजिटिव में ये कम है, पॉजिटिव में ज्यादा, पॉजिटिव में आइसोथर्मल का ज्यादा होता है, तो ये ग्राफ ये ऐसा जाएगा, वी इधर हो जाएगा, वी इस तरफ हो जाएगा, और ये एडियाबेटिक हो जाएगा, ये आइसोथर्मल हो जाएगा, ये आइडियल मतलब एडियाबेटिक, ठीक। ये मैंने आपको ग्राफ बता दी। इसके बाद एक इसमें टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज क्या होंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें आइसोथर्मल इलास्टिसिटी,
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो, इसमें इलास्टिसिटी देखते हैं। इलास्टिसिटी देखिए इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी फार्मूला होता है गैसेस के लिए, सॉलिड के लिए डेंस मॉडुलस यूज करते हैं, लिक्विड गैस के लिए यानी फ्लूइड के लिए बल्क मॉडुलस यूज करते हैं। इसमें बल्क मॉडुलस बराबर होता है माइनस डेल्टा पी अपॉन चेंज प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डेल्टा वी अपॉन वी। देखिए माइनस, यहाँ माइनस हमेशा आएगा ही आएगा, चाहे वॉल्यूम बढ़े या घटे। देखिए अगर कोई गैस है मानते हैं यहाँ पर, ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने इसका चाहे ऐसे देख लिए या चाहे ग्राफ से समझिए, ऐसे से इससे भी समझ सकते थे, अगर पहले इसे समझ लिए फिगर बना दिया, यहाँ पर ये इतना वॉल्यूम इतना है, इसका वॉल्यूम हमने बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फाइनल बढ़ गया, इनिशियल इतना था, फाइनल ज्यादा, डेल्टा भी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर P था P1, यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा P2, ये इतना आ जाएगा। अब प्रेशर, अब वॉल्यूम इतना होगा प्रेशर P2, वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अब फाइनल प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है, हमको लिखना है डेल्टा P, डेल्टा P होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कम है इनिशियल ज्यादा है, फाइनल अगर कम होगा तो किस में आ जाएगा नेगेटिव में, इसलिए नेगेटिव साइन ही बना रहेगा। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा देखते हैं, अगर मान लीजिए पहले गैस यहाँ पे थी और ये यहाँ पर P1 V1 ये इतना है, अब इसको हम कंप्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा P2 V2। अगर हम इसको नीचे तरफ लेकर के आते हैं, इसमें इसको ऊपर तरफ ले गए, इसको नीचे लेके आएंगे तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया तो फाइनल वॉल्यूम कम, इनिशियल ज्यादा, डेल्टा भी क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, डेल्टा भी किस में आ जाएगा नेगेटिव में। और वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो डेल्टा पी किस में आ जाएगा, फाइनल प्रेशर ज्यादा है, डेल्टा पी पॉजिटिव में आ जाएगा, तो डेल्टा पी पॉजिटिव में आ जाएगा तो हमारा ये नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव, यानी यहाँ माइनस साइन बना रहेगा एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज जो है ये बना रहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज बना रहेगा। अब हमको आइसोथर्मल यानी इसको हम लिख सकते हैं V = माइनस dP अपॉन dV और इनटू ये V ऊपर चला जाएगा, माइनस V इंटू dP अपॉन dV ये लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं। अब आइसोथर्मल के लिए देखेंगे, आइसोथर्मल के लिए हमने अभी आपको क्या बताया था, dP/dV आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अगर निकालेंगे तो इसमें हमने आपको dP/dV कितना बताया था, माइनस P/V, ये dP/dV बता दिया था, माइनस P/V बता दिया था। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी E इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस dP/dV, ये फार्मूला लिखिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा V इंटू dP/dV, ये इतना रखेंगे, माइनस V इंटू माइनस P/V, ये V से V कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर E की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये P के बराबर हो जाएगा, यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कितना होता है P, याद रखिएगा। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में क्या होगा, यहाँ पर एडियाबैटिक इलास्टिसिटी में यहाँ पर इलास्टिसिटी फार्मूला हो जाएगा B = माइनस V इंटू dP/dV, और dP/dV एडियाबैटिक इलास्टिसिटी जो निकल के आया है माइनस गामा इंटू P/V, ये इतना है, ये ले जाकर यहाँ रखेंगे तो E5 ये बराबर हो जाएगा माइनस V इंटू माइनस गामा इंटू P/V, ये आ जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा, E5 कितना निकल के आ जाएगा, गामा इंटू P, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी आ जाएगा गामा इंटू P, दोनों का अगर डिवाइड कर दें E5 डिवाइडेड बाई ET तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो, तो गामा P डिवाइडेड बाई P ये कैंसिल हो जाएगा, गामा आ जाएगा, और गामा इक्वल टू होता है Cp/Cv, E5 अपॉन ET, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E5 अपॉन ET गामा, और गामा बराबर Cp अपॉन Cv, यानी इलास्टिसिटीज का रेशियो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी का रेशियो गामा बराबर होता है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के रेशियो के बराबर होता है Cp अपॉन Cv। कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, Cp अपॉन Cv, कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया, बाकी और आपको इसको अगले टर्म पर और चीजें बता करके फिर जो है इस पर प्रॉब्लम्स आप कराएंगे। एक कॉन्सेप्ट और रह गया था थोड़ा सा, लेकिन बैटरी कैमरे की जाने वाली है, चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको बता देंगे, बता करके जो है ये कर देंगे। आज की क्लास बस इतना ही।